हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स देखिए, बिहार पुलिस कांस्टेबल 21,391 पोस्ट का एग्ज़ाम जो 7 अगस्त 2024 को लिया गया था। फ्रेंड्स देखिए, उसमें जो साइंस के प्रश्न पूछे गए थे, देखिए किस पैटर्न पर वो पूछे गए थे और आगे जो है किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाने के चांसेस हैं, ठीक उसी पैटर्न पर और उसी तरीके के जो है हम लोग प्रश्न जो पूछे जाएंगे उसी पर आधारित जो है हम लोग थ्योरी को, अगर आप थ्योरी कर लेते हैं ना तो आपका कोई भी प्रश्न एग्जाम में नहीं छूटेगा। तो देखिए, जहाँ से प्रश्न पूछा जा रहा है अभी बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में, उसके थ्योरी को हम लोग देखेंगे। बहुत लंबा सेशन नहीं है, इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। निश्चित रूप से यहाँ से प्रश्न आपके एग्ज़ाम में बनेंगे और बने भी हैं, मैं आपको दिखा भी दूंगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको भी ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बिहार पुलिस 2024 से रिलेटेड, बिहार पुलिस 2024 से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, सेशन आज का अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिए और सेशन का लिंक किसी भी एक ग्रुप में जहां कहीं भी है आप वहां पर इसको शेयर कर दीजिए। जिनका भी पेपर 11 को और 18 अगस्त को है वो लोग इस सेशन को बड़ा ध्यान से देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं अब हम लोग आज का सेशन। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया है कि इस सेशन में हम लोग देखिए, बिहार पुलिस 7 अगस्त 2024 को जो एग्ज़ाम लिया गया था, बिहार पुलिस कांस्टेबल 21,391 पोस्ट का, उसमें जो साइंस के प्रश्न पूछे गए थे, तो जिस प्रकार से और जहां से प्रश्न पूछा गया है ना, उसी प्रकार के हम लोग जो थ्योरी है उसको इस सेशन में देखेंगे। अगर आप थ्योरी कर लेंगे तो आपका एक भी प्रश्न एग्जाम में नहीं छूटेगा। हो सकता है इस थ्योरी से आगे भी प्रश्न पूछा जाए, ऐसा हम लोग उम्मीद करेंगे और उम्मीद करके ही हम लोग तैयारी भी करते हैं। तो सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए। अब यहाँ से देखिएगा, सबसे पहले आप देख रहे हैं संवेग यानी कि मोमेंटम, और मोमेंटम से एक प्रश्न जो है बिहार पुलिस के एग्जाम में 7 अगस्त 2024 को पूछा गया है। तो सबसे पहले देख लीजिए, किसी गतिमान वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं, यानी कि मोमेंटम कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग होता है, यानी कि P = m/v होता है। m यहाँ पर द्रव्यमान है और v क्या है, वेलोसिटी है, यानी कि वेग है। और याद रखिएगा, संवेग जो है यह एक सदिश राशि है और इसका मात्रक क्या होता है, यूनिट क्या होता है। तो यहाँ पर देखेंगे द्रव्यमान का क्या होगा, kg होगा, और वेग का क्या होगा, मीटर/सेकंड होगा। तो यही इसका मात्रक होता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखिएगा कि द्रव्यमान P = क्या होता है, m/v होता है और इसी पर प्रश्न पूछा गया है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है ना। देखिए फ्रेंड्स, ये रहा प्रश्न। कह रहा है कि इफ़ द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिकम्स 4 टाइम्स एंड इट्स वेलोसिटी बिकम्स हाफ, देन द मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट विल, यानी कि यदि एक वस्तु का द्रव्यमान 4 गुना होता है तथा इसका वेग आधा हो जाता है तो वस्तु का संवेग क्या होगा। तो मैंने आपको बताया है कि अभी P = क्या होता है, m/v होता है। कह रहा है कि द्रव्यमान इसका 4 गुना हो जाए, यानी कि क्या हो जाएगा, ये 4m हो जाएगा, ठीक है, और इसका वेग आधा हो जाए, यानी कि वेग कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो कह रहा है कि संवेग कितना होगा। तो देखिए, जब भी आप इस तरह का प्रश्न सॉल्व करेंगे, चाहे आपसे संवेग से संबंधित हो, काइनेटिक एनर्जी से संबंधित प्रश्न पूछा जाए, तो आप क्या करिएगा कि जो फॉर्मूला है ना उसको मत तोड़िएगा। जैसे कि फॉर्मूला इसमें mv है, P = क्या है, mv है, तो कुछ नहीं करना है। देखिए 2 दूना 4 हो जाएगा, यानी कि 2 बाहर आ गया और आप अंदर mv को फॉर्मूले को रखिए, तो यानी कि कितना हो गया, 2 गुना हो गया। तो ऑप्शन यहाँ पर देखिए बी में 2 गुना दिया गया है। चलिए, हो सकता है अब आपसे आगे जो मैं आपको रिलेशन दिखा रहा हूँ उस पर प्रश्न पूछा जाए। अब देखिए, अगर आपसे गतिज ऊर्जा और संवेग में अगर रिलेशन बना करके प्रश्न पूछा जाता है, मोमेंटम तो हो गया, तो देखिए काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, P², यानी कि संवेग का स्क्वायर बटा 2m होता है। m क्या है, द्रव्यमान है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न में अगर इस तरह से पूछ देगा कि संवेग 2 गुना करने पर, मैंने यहाँ पर न्यूमेरिकल भी दे दिया है, अगर संवेग 2 गुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा क्या होगा। संवेग अगर 2 गुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा क्या होगा। तो अभी आपने संवेग का पढ़ा था P = mv, ठीक है ना। तो इसमें लेकिन कह रहा है कि संवेग को 2 गुना करने पर गतिज ऊर्जा, तब आपको ये वाला रिलेशन लगाना होगा, ये वाला यहाँ पर काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, कह रहा है कि 2 गुना संवेग हो जाए, तो यहाँ पर देखिए K = क्या है, मतलब काइनेटिक एनर्जी = P² बटा 2m है। तो यहाँ पर देखिए संवेग 2 गुना कर दिया है मैंने, ऊपर संवेग का स्क्वायर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4p² हो जाएगा और बटा 2m। और अभी मैंने आपको बताया कि जब भी आप इस तरह के प्रश्न को सॉल्व करिएगा, आप फॉर्मूले को एज इट इज़ लिखिएगा। तो यहाँ पर देखिएगा क्या हो जाएगा, ऐसा नहीं कि आप दो से ये 2 काटिएगा तो गलत होगा।
मैंने बोला है अभी कि फॉर्मूले को एज इट इज़ निकालिए, तो इसमें से देखिए फॉर्मूला को मैंने निकाल दिया p²/2m, बचा क्या, क्योंकि फॉर्मूला है बचा क्या 4, तो यहाँ 4 लिख दीजिए, यानी कि ये 4 गुना हो गया। समझ में आया आपका, क्या होगा 4 गुना गतिज ऊर्जा होगी। चलिए अब देखिए गतिज ऊर्जा के बारे में, किसी वस्तु में गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता आ जाती है उसे ही उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं, यानी कि काइनेटिक एनर्जी कहा जाता है। और इसका फॉर्मूला आपको पता है कि 12 mv² होता है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से प्रश्न बन सकता है क्या, प्रश्न ऐसे पूछा जाएगा कि किसी वस्तु का द्रव्यमान दुगुना करने पर, यानी कि द्रव्यमान इसका दुगुना करने पर गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो यहाँ पर करके देखिए, 12 द्रव्यमान दुगुना कर दीजिए 2mv²। मैंने अभी बताया कि फॉर्मूले को इसमें से बाहर निकालने का प्रयास करिए, तो 12 और ये mv² हम बाहर निकाल देंगे, mv², बचेगा कितना 2 बचेगा, 2 को बाहर रख दीजिए, तो यानी कि दुगुना हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर पूछा जाए कि इसमें, अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें अगर किसी वस्तु का वेग अगर दुगुना कर दिया जाए, तो देखिए 12m और वेग को दुगुना करना है, ठीक है। तो इसको और सॉल्व करिए, 12m 4v² होगा, है ना। तो ऐसा नहीं आप काटिए मत, मैंने अभी बोला था कि 12m और v², इसको आप बाहर निकालिए, तो 12m v² बचा कितना अंदर 4 बचा, 4 को इधर बाहर निकाल दीजिए, तो ये 4 गुना हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से आप सॉल्व करेंगे, कभी भी न्यूमेरिकल आपका इस तरह का गलत नहीं होगा। चलिए अब देखिए ध्वनि की चाल पर विभिन्न भौतिक राशियों का प्रभाव, अभी प्रश्न पूछा गया था, ठीक है ना। मैं आपको दिखा देता हूं कि प्रश्न क्या है, पहले आप देख लीजिए। अब देखिए प्रश्न ये है कि ताप बढ़ाने पर ध्वनि तरंगों की चाल क्या होगी। ताप बढ़ाने पर, ठीक है ना, ताप बढ़ाने पर ध्वनि तरंगों की चाल क्या होगी। तो ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल क्या होती है, बढ़ती है। ये मैंने आपको अपने प्रैक्टिस सेट में भी कराया हुआ था। चलिए अब आते हैं हम लोग थ्योरी पर। देखिए यही पूछा गया था ना कि ताप का प्रभाव, तो माध्यम का ताप बढ़ने पर उसमें ध्वनि की चाल क्या होती है, बढ़ती है, ठीक है। अगर पूछा जाए कि दाब अगर बढ़ाया जाए, यानी कि दाब का क्या प्रभाव होगा, तो आप ध्यान से देखिए, ताप समान होने पर गैस में ध्वनि की चाल पर दाब का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। क्लियर हो गया, ये 2 पॉइंट आपके क्लियर हो गए। तीसरा है आर्द्रता का प्रभाव। देखिए आर्द्र वायु में जो है ध्वनि की चाल क्या होती है, बढ़ जाती है। आर्द्र वायु में ध्वनि की चाल बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये तीनों आप ध्यान रखिएगा, हो सकता है अगली बार इससे प्रश्न उठा करके पूछ दिया जाए। तो मैं आपको देखिए जो क्या मैं प्रश्न पूछा गया ना उसको भी दिखाते चलूँगा। और फ्रेंड्स प्लीज़ सेशन पसंद आ रहा है तो एक बार लाइक कर दीजिए, लाइक करने से ही पता चलता है कि आपको सेशन कैसा लग रहा है। अब चलिए माध्यम के वेग का प्रभाव, ध्वनि के बारे में ही है। तो देखिए माध्यम के वेग की दिशा में क्या होती है, माध्यम के वेग की दिशा में, वेग की दिशा में ध्वनि की चाल बढ़ जाती है, और माध्यम के वेग के विपरीत दिशा में जो है, विपरीत दिशा में ध्वनि की चाल घट जाती है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, ये ध्वनि से संबंधित 4 पॉइंट हो गए आपके, ठीक है ना। 1, 2, 3 और 4, चारों याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला है, अब यहाँ से ये प्रश्न बनता है कि अवस्रव तरंग, इंफ्रासोनिक वेव। तो देखिए 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति वाली जो ध्वनि तरंग होती है, ठीक है ना, उसी को हम लोग अवस्रव बोलते हैं, इंफ्रासोनिक बोलते हैं। इसको भी हमारी कान नहीं सुन सकती है। देखिए जो ऑडिबल वेव्स हैं, श्रव्य तरंग हैं, 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज, या इसको 20 किलो हर्ट्ज भी आप कह सकते हैं, ठीक है ना, 20 किलो हर्ट्ज। तो 20 किलो हर्ट्ज या 20,000 हर्ट्ज के बीच की जो आवृत्ति वाली ध्वनि तरंग है, इसी को हमारी कान सुन सकती है। तो ये रेंज बड़ा महत्वपूर्ण है, ये रेंज आप याद रखिएगा, एग्जाम में बनता है। और पराश्रव्य यानी कि अल्ट्रासोनिक वेव 20,000 हर्ट्ज से अधिक की होती है, ये भी हमारी कान नहीं सुन सकती हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए ध्वनि से ही संबंधित ये प्रश्न पूछा जाता है कि अस्पष्ट प्रतिध्वनि यानी कि अस्पष्ट इको सुनने के लिए, अस्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए ध्वनि के स्रोत तथा परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम दूरी कितना होना चाहिए, तो 17 मीटर होनी चाहिए। ये याद रखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। और स्पष्ट देखने की जो न्यूनतम दूरी होती है वो कितनी होती है, आप मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है ना। चलिए ध्वनि का प्रभाव हमारे मस्तिष्क पर 0.1 सेकंड तक रहता है, ये भी पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब अगला हमारा आ गया आपका, देखिए गलनांक पर दाब का प्रभाव, गलनांक पर अशुद्धि का प्रभाव। ध्यान रखिएगा, पहले गलनांक कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्वथनांक करेंगे, ठीक है। चलिए अब देखिएगा गलनांक पर दाब का क्या प्रभाव होगा। वे पदार्थ जो पिघलने पर संकुचित होते हैं उन पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक कम हो जाता है। जो पदार्थ पिघलने पर संकुचित होते हैं, ठीक है ना, उन पर दाब बढ़ाने से
उनका गलनांक कम हो जाता है। जैसे कि ये संकुचित हो जाते हैं बर्फ, ढलवा लोहा, बिस्मथ। और वे पदार्थ जो पिघलने पर प्रसारित होते हैं, जैसे कि मोम है, उस पर दाब बढ़ाने से क्या होगा, उसका गलनांक बढ़ जाता है। क्लियर? एक बार और देखिए, वे पदार्थ जो पिघलने पर संकुचित होते हैं उन पर दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक कम हो जाता है, और वे पदार्थ जो पिघलने पर प्रसारित होते हैं उन पर दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए दूसरा पॉइंट है कि गलनांक पर अशुद्धि का क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, सामान्यतः अशुद्धि जब मिलाएंगे तो गलनांक कम हो जाता है। ठीक है, चलिए अब देखिए क्वथनांक पर दाब का प्रभाव। देखिए, दाब बढ़ाने पर क्वथनांक बढ़ता है और अशुद्धि मिलाने पर भी क्वथनांक बढ़ता है। तो क्वथनांक दोनों कंडीशन में बढ़ेगा। क्लियर? इसको ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए, वाष्पन की दर निम्न में से किन कारकों पर निर्भर करती है। देखिए, तो वाष्पन की दर किस पर निर्भर करेगी? द्रव के तापमान पर। ताप बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ जाएगी। ताप जब बढ़ाइएगा तब वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। द्रव की खुली सतह का क्षेत्रफल, द्रव की खुली सतह का क्षेत्रफल जब बढ़ाइएगा तब भी वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। समझ में आ रहा है ना बात? चलिए देखिए, ताप बढ़ने पर आपेक्षिक जो आर्द्रता होती है, आपेक्षिक आर्द्रता, वो भी बढ़ जाती है। तो ताप बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर भी बढ़ती है और ताप बढ़ने पर आपेक्षिक आर्द्रता भी बढ़ती है। आपेक्षिक आर्द्रता को हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। ठीक है, प्रश्न बनता है एग्जाम में। चलिए अब देखिए, ताप बढ़ाने पर चालक पदार्थों का विद्युत प्रतिरोध बढ़ता है। ताप बढ़ाइएगा तो जो चालक पदार्थ हैं उनकी विद्युत प्रतिरोध बढ़ता है और साथ ही साथ उनकी विद्युत चालकता घटती है। याद रखिएगा, जबकि अर्धचालक पदार्थों की विद्युत चालकता ताप बढ़ाने पर क्या होती है, बढ़ती है, और ताप घटाने पर घटती है। तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए देखिए, यह प्रश्न जो है बनता है कि विद्युत फ्यूज जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है। देखिए, विद्युत फ्यूज जो होता है, जिसको कि हम लोग आपका विद्युत का फ्यूज जो लगाया जाता है सर्किट में, तो सबसे पहले जान लीजिए उसको हमेशा लाइव वायर में जोड़ा जाता है। फ्यूज को हमेशा जो विद्युन्मय तार होता है जिसमें करंट आता है, लाइव वायर में जोड़ा जाता है। और देखिए, यह उष्मीय प्रभाव या तापीय प्रभाव, कभी कभी ऑप्शन में उष्मीय प्रभाव रहेगा, धारा का उष्मीय प्रभाव या तापीय प्रभाव, तो इसी पर यह कार्य करता है, आधारित होता है। विद्युत फ्यूज धारा के उष्मीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, और ट्रांसफार्मर के बारे में जान लीजिए। ट्रांसफार्मर जो है यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, और ट्रांसफार्मर में केवल प्रत्यावर्ती धारा यानी कि एसी करंट, अल्टरनेटिंग करंट का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, ट्रांसफार्मर हमेशा केवल जो है एसी के लिए प्रयुक्त किया जाता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि घरों में दी जाने वाली विद्युत जो होती है ये 220 वोल्ट की एसी करंट होती है। ठीक है, और इसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज की होती है। ये भी आप साथ साथ ध्यान रखेंगे। चलिए फ्रेंड्स, अब थोड़ा सा ध्यान लेते हैं हम लोग यहाँ पर। देखिए, न्यूटन के गति के नियम में बार, तो 3 नियम हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर देखिए, गति के नियम का सबसे पहले सर आइजक न्यूटन ने 1687 ईस्वी में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में प्रतिपादित किया था। ठीक है ना, और उन्हीं के सम्मान में जो है इसको न्यूटन की गति का नियम कहा जाता है। देखिए, पहला नियम है, कोई वस्तु विराम की अवस्था में है तो वह विराम की अवस्था में ही रहेगी, और यदि एक समान गति से किसी सीधी रेखा में चल रही है तो वैसे ही चलती रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल लगा करके उसकी अवस्था में परिवर्तन न किया जाए। अर्थात सभी वस्तुएं क्या अपनी प्रारंभिक अवस्था को बनाए रखना चाहती हैं। यह आपका प्रथम नियम, ठीक है ना, और इसी को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। ठीक है, इसी को जड़त्व का नियम, इनर्शिया भी कहा जाता है। इसीलिए न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है। देखिए, बल क्या है, वह बाह्य कारक है जिसके द्वारा किसी वस्तु की विराम अथवा गति की अवस्था में परिवर्तन लाया जाता है। आप बैठे हुए हैं, कोई धक्का मार देगा, आप गिर जाइएगा, गति में आ जाइएगा। ठीक है ना। देखिए, प्रथम नियम से हमें क्या प्राप्त होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रथम नियम से हमें बल की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ फोर्स प्राप्त होता है। ठीक है, याद रखिएगा, प्रश्न पूछा जाएगा कि न्यूटन के किस नियम से डेफिनेशन ऑफ फोर्स यानी कि बल की परिभाषा मिलती है, तो पहले नियम से। ठीक है, चलिए अब दूसरा नियम और भी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो यहीं से प्रश्न बनेगा कि वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि आपने देखा है कि F इक्वल टू, यहाँ पर लिखा भी गया, देखिए F इक्वल टू एम ए। तो यहाँ पर देखिए m क्या है, मास है, e क्या है, एक्सेलरेशन है। वस्तु के संवेग यानी कि मोमेंटम में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होती है। याद रखिएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ये सीधे प्रश्न बनता है। और देखिए, संवेग परिवर्तन आरोपित बल की दिशा में ही होता है। संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल का अनुक्रमानुपाती होता है, और साथ ही साथ
संवेग परिवर्तन आरोपित बल की दिशा में होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और देखिए इसको एक और रूप में व्यक्त किया जा सकता है, किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु के द्रव्यमान और बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होती है, यानी कि F=ma। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिएगा कि ये जो गति का दूसरा नियम है, इससे हमें बल का व्यंजक यानी कि मेजर ऑफ फोर्स प्राप्त होता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, बल की परिभाषा पहले नियम से और बल का व्यंजक जो है दूसरे नियम से प्राप्त होता है। चलिए उसके बाद देखिए थर्ड लॉ है, थर्ड लॉ का एग्जाम्पल भी इंपॉर्टेंट है। यह आपका एक्शन रिएक्शन लॉ है, यानी कि क्रिया प्रतिक्रिया नियम इसको कहा जाता है। प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, अर्थात दो वस्तुओं की पारस्परिक क्रिया में एक वस्तु जितना बल दूसरी वस्तु पर लगाती है, दूसरी वस्तु भी विपरीत दिशा में उतना ही बल पहली वस्तु पर लगाती है। ठीक है, इसीलिए जो है इसको क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहा जाता है। और इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि देखिए बंदूक से गोली छोड़ते समय पीछे की ओर झटका लगता है, नाव के किनारे पर जमीन पर कदम रखने पर नाव पीछे हटता है। ठीक है, जैसे नाव से आप कूदिएगा नाव पीछे की तरफ जाएगा, मतलब और अंदर पानी की तरफ जाता है। उसके बाद देखिए नाव खेने के लिए बांस को से जमीन को दबाना, ये वाला इंपॉर्टेंट है। रॉकेट का आगे बढ़ना, अच्छा रॉकेट जो है ये संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर भी कार्य करता है। अभी ये प्रश्न पूछा भी गया था, ठीक है ना, आप ही के एग्जाम में अभी 7 अगस्त के दिन, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। इसीलिए मैंने ये सब आपके लिए रखा हूँ कि प्रश्न अगर पूछा जाएगा तो आपसे न छूटे। चलिए अब देखिए घर्षण बल के बारे में मैं बस इतना ही बताना चाहता हूँ। घर्षण बल के बारे में आपको पता है ना कि संपर्क में रखी दो वस्तुओं के मध्य एक प्रकार का बल कार्य करता है जो गति का विरोध करता है, और यही बल घर्षण बल कहलाता है। और ये वाला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखिए इसकी दिशा सदैव वस्तु की गति के विपरीत दिशा में होती है घर्षण बल का। ठीक है, घर्षण बल होते हैं स्थैतिक घर्षण, ठीक है, सर्पी घर्षण, लोटनी घर्षण, ये 3 प्रकार के हैं। ठीक है, यहाँ पर तीनों आपको दिख रहा है, स्थैतिक स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और रोलिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। इसको एक बार देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि जो लोटनिक घर्षण बल है, यहाँ पर देखिए जो लोटनिक है रोलिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, लोटनिक घर्षण बल का मान सबसे कम होता है, और जो स्टैटिक घर्षण बल है उसका मान सबसे अधिक होता है। ये प्रश्न आप ध्यान रखिएगा, प्रश्न बनता है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए गुरुत्वाकर्षण आ गया। तो गुरुत्वाकर्षण में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तो यहाँ पर देखिए ये गुरुत्वाकर्षण बल एक कमजोर अथवा क्षीण मौलिक बल है। ठीक है, क्लियर, याद रहेगा आपको। और इसे न्यूटन ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में प्रकाशित किया था। और देखिए नियम क्या है इसका, तो ध्यान से सुनिएगा। देखिए ब्रह्मांड में किन्हीं 2 पिंडों के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण बल, ठीक है, यह रहा आकर्षण बल। ठीक है, फोर्स है, बल है, उनके द्रव्यमान के गुणनफल, 2 पिंड की बात कर रहा है तो उनके गुणनफल, द्रव्यमान के गुणनफल, एक पिंड का द्रव्यमान m1 है और दूसरे पिंड का द्रव्यमान कितना है, m2 है, तो उनके गुणनफल के समानुपाती, देखिए समानुपाती में है, और यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और उसके मध्य की दूरी के, ये r डिस्टेंस है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। देखिए यही तो है, आपको अगर फॉर्मूला याद है तो ये आप आसानी से बना दीजिएगा। ठीक है ना, क्या है फोर्स, क्या है, दो वस्तुओं के मध्य जो आपका, दो वस्तुओं के मध्य जो है, जो आपका लग रहा है उसके दोनों के द्रव्यमान जो है m1 m2 के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। और यही जो है आपका ये जी कांस्टेंट है, ये हट जाएगा तो जी आता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यानी कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ठीक है, क्लियर, ये जी का मान बड़ा इंपॉर्टेंट है। जी का मान होता है, यहाँ पर लिखा भी गया है 6.67 गुना 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg²। अब देखिए अब कैसे आप इसको निकालिएगा, ये वाला अगर आपको याद है ना डेफिनेशन, तो देखिए इसका जी का निकालना है तो जी इक्वल टू कितना हो जाएगा, F इंटू r² हो जाएगा ना, बटा m1 इंटू m2 हो जाएगा। फोर्स का क्या होता है, फोर्स का न्यूटन होता है। ठीक है, आर क्या डिस्टेंस है, यानी कि डिस्टेंस का मीटर स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर में है, बटा m1 इंटू m2 यानी कि kg² होगा, kg², वही तो इसका यूनिट है। कितना आसान है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, 6.67 गुना 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है, बटा kg²। अब देखिए द्रव का ताप बढ़ने पर पृष्ठ तनाव क्या होता है, कम होता है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, ये पॉइंट मैंने अलग से यहाँ पर रखा हुआ है कि द्रव का ताप बढ़ाने पर उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, और क्रांतिक ताप है, ठीक है ना, क्रिटिकल टेम्परेचर पर यह 0 हो जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए अब सरल लोलक के संबंध में मैं आपसे सिर्फ इतना ही बताना चाहता था
ये है आपका सरल लोलक का आवर्तकाल। सरल लोलक का आवर्तकाल t इक्वल टू 2π√L/g होता है। अब यहाँ से समझिए t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L है, अर्थात कह रहा है कि अगर लंबाई बढ़ाएंगे तो टाइम पीरियड भी बढ़ेगा, लंबाई बढ़ने पर t भी बढ़ता है। और जब t बढ़ जाएगा, लंबाई बढ़ गया, तो जब लंबाई बढ़ जाएगा तो झूला जो है, मतलब कोई भी चीज़ है, जब उसकी लंबाई बढ़ गई तो वो धीरे धीरे दोलन करेगी या तेज़ी से। लंबाई जब बढ़ जाएगी तो वो आपके धीरे धीरे दोलन करेगा। यहाँ पर क्लियर होगा। देखिए, यदि लंबाई बढ़ाएंगे तो टी बढ़ जाएगा, लंबाई घटाएंगे टी घट जाएगा। यही कारण है कि यदि कोई लड़की झूला झूलते खड़ी हो जाए तो उसका गुरुत्व केंद्र से ऊपर उठ जाता है और प्रभावी लंबाई घट जाएगी। और इसीलिए आप जब झूला पर खड़ा हो जाइएगा, बचपन में आपने झूला झूला है तो झूला तेज़ी से झूलने लगता है। काहे कि इसकी प्रभावी लंबाई घट गई है, और जब लंबाई घट जाएगी तो झूला का आवर्तकाल जो है, लंबाई घट जाएगी तो आवर्तकाल भी घट जाएगा। और जब आवर्तकाल घट जाएगा तो इसका मतलब है कि झूला तेज़ी से झूलेगा, जल्दी जल्दी दोलन करेगा। यही बात है ना। चलिए, अब यहाँ पर देखिए, आवर्तकाल द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। क्यों? यहाँ कहीं द्रव्यमान का जिक्र है, कहीं भी मास नहीं है, इसीलिए याद रखिएगा। ठीक है, कोई लड़की है, उस पर दूसरी आकर के बैठ जाए तो आवर्तकाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये वाला याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इतना ही बस आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए, पृथ्वी के तल से ऊपर या नीचे जाएं तो आवर्तकाल बढ़ जाता है। ठीक है, पृथ्वी के तल से ऊपर या नीचे जाने पर आवर्तकाल बढ़ जाएगा, अर्थात कोई भी घड़ी जो है वो क्या होगी, सुस्त हो जाएगी। क्लियर? लोलक घड़ी की बात किया जा रहा है। क्लियर? जी का मान कम हो जाता है, और जी का मान जब कम होगा तो ये बढ़ जाएगा। देख रहे हैं, इन्वर्सली है, व्युत्क्रमानुपाती है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि यहाँ पर देखिए कह रहा है कि यदि, हाँ ये हो गया हमारा। उसी प्रकार से देखिए, गर्मी में लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, इसलिए उसका आवर्तकाल भी बढ़ जाता है और घड़ी सुस्त हो जाती है, मतलब धीरे धीरे चलेगी। सर्दी में लंबाई कम हो जाता है, आवर्तकाल जो है कम हो जाती है, और लोलक की घड़ी तेज़ी से चलने लगेगी। देखिए, चंद्रमा पर लोलक की घड़ी ले जाएं तो उसका आवर्तकाल बढ़ जाएगा, क्योंकि चंद्रमा पर जी के मान का 1/6 गुना होता है, तो जी कम है तो वहाँ पर बढ़ जाएगा। चलिए, अब प्रकाश से संबंधित कुछ पॉइंट है, जैसे कि रात्रि के समय तारों का टिमटिमाना, ये किसका उदाहरण है? तो याद रखिएगा, अपवर्तन के। ठीक है, पानी से भरे किसी बर्तन के तली में पड़ा हुआ सिक्का ऊपर दिखाई देता है, अपवर्तन के कारण। छड़ी अगर है पानी में तो वो भी अपने तल से उठा दिखाई देता है, अपवर्तन के कारण। ठीक है, मछली जो है, ये सब एक ही तरह का एग्जाम्पल है। ठीक है, अच्छा ये वाला देखिए, सूर्योदय के समय पहले, सूर्योदय के कुछ समय पहले, ठीक है ना, कुछ समय पहले, और सूर्यास्त के कुछ समय बाद सूर्य क्षितिज के नीचे होने पर भी हमें दिखाई देता है, ये प्रकाश का अपवर्तन के कारण है। ठीक है, चलिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का कारण क्या है? हीरा का अत्यधिक चमकना, रेगिस्तान में मृच्छका यानी कि जो मिराज बनता है, और ठंडे प्रदेशों में जो लूमिंग बनता है, उस यही पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। कांच का चटका हुआ भाग चमकीला दिखाई देता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। पानी में पड़ी हुई परखनली जो है चमकीली दिखाई पड़ती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। ऑप्टिकल फाइबर जो है पूछा जाता है किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर। ठीक है, पानी में हवा भरे बुलबुले चमकते हैं, इसी के कारण। और देखिए, कालिक से पुता हुआ गोला चमकता है, इसी के कारण। चलिए, अब देखिए प्रकाश का व्यतिकरण के उदाहरण। ठीक है, यहाँ पर देखिए, जल की सतह पर फैली हुई किरासन तेल जो है, उसकी परत का सूर्य के प्रकाश में रंगीन दिखाई देना, ये प्रकाश के व्यतिकरण का उदाहरण है। साबुन के बुलबुले का रंगीन दिखाई देना, ये भी प्रकाश के व्यतिकरण का, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का एग्जाम्पल है। प्रकाश के प्रकीर्णन का बार बार पूछा जाता है कि आकाश का रंग सूर्य के प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण नीला दिखाई देता है। ठीक है, और सूर्य उगते और डूबते समय प्रकीर्णन के कारण लाल दिखाई देता है। क्षितिज पर कुछ समय बाद भी दिखाई देता है, वो तो आपको अपवर्तन के कारण था, और यहाँ पर लाल दिखाई देता है, ये प्रकीर्णन के कारण। ये दोनों एग्जाम्पल आप याद रखिएगा। ठीक है ना। चलिए, अब देखिए, जब सूर्य दिन में सिर के ऊपर होता है तो प्रकाश को वायुमंडल में कम दूरी तय करनी पड़ती है, जिससे प्रकीर्णन कम होता है और सूर्य सफ़ेद दिखाई देता है। प्रकीर्णन के कारण ही दोपहर में सूर्य हमें सफ़ेद दिखाई देता है। क्लियर हो गया। समुद्र का पानी भी प्रकीर्णन के कारण नीला दिखाई देता है। इतना हो गया। चलिए, देखिए, जब अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा के तल पर खड़े होते हैं तो वहाँ से आकाश इन्हें काला दिखाई देता है। चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं होता है, इसी के कारण, और वहाँ पर सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है, जिससे कि आकाश काला दिखाई देता है। ठीक है, चलिए, उसके बाद देखिएगा, अब थोड़ा सा बायोलॉजी पर आते हैं। बायोलॉजी का बड़ा प्रश्न पूछा गया है यहाँ से। ठीक है,
चलिए देखिए कहाँ से प्रश्न पूछा गया है। सबसे पहले कोशिका की बात करते हैं। तो कोशिका जो जीवों की आधारभूत संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। ठीक है, चलिए इतना ही आपको जानना है, बाकी आपको कुछ ज़्यादा नहीं जानना है। देखिए प्रत्येक जीव का शरीर एक सूक्ष्म इकाई द्वारा निर्मित होता है, जिसको कि हम लोग सेल बोलते हैं, कोशिका बोलते हैं। अब यहाँ पर देखिए कोशिका विज्ञान, देखिए कोशिका के अध्ययन क्या कहलाता है, साइटोलॉजी कहलाता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए कोशिका के बारे में करते हैं बात। तो कोशिका की खोज किया था रॉबर्ट हुक ने। किसने? रॉबर्ट हुक ने 1665 में। देखिए उन्होंने अपने बनाए सूक्ष्मदर्शी यानी कि माइक्रोस्कोप में कॉर्क की एक पतली, यहाँ पर पूरा देखिए, कॉर्क की एक पतली काट यानी कि सेक्शन में अनेक सूक्ष्म मोटी भित्ति वाली मधुमक्खी की छत्ते जैसी कोठरियाँ देखी। इन कोठरियों को इन्होंने कोसा नाम दिया था। यह कोसा शब्द एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है एक सूक्ष्म कक्ष यानी कि लिटिल रूम। रॉबर्ट हुक के द्वारा जो है उनके अध्ययन है, उनकी प्रसिद्ध पुस्तक माइक्रोग्राफिया में प्रकाशित है। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए लीवेनहॉक ने उसके बाद 1674 ईस्वी में सर्वप्रथम जीवित कोशिकाओं के अंदर संगठन का अध्ययन किया और 19वीं सदी के अंतिम चौथाई काल कोशिका विज्ञान की क्लासिकल काल यानी कि क्लासिकल पीरियड ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इसी समय कोशिका विज्ञान के क्षेत्र में ढेर सारे महत्वपूर्ण खोज हुई थी। अब देखिए प्रश्न क्या बना था, मैं पहले आपको दिखाता हूँ। देखिए यही वाला प्रश्न, दूसरा पॉइंट पढ़िए। डुजार्डिन ने जीव द्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म की खोज किया था, जबकि पुरकिंजे ने 1839 में कोशिका के अंदर पाए जाने वाले ये जो आपके प्रोटोप्लाज्म है, मतलब इनका नामकरण किया था, जीव द्रव्य का नाम दिया था। खोज किसने किया था जीव द्रव्य का? डुजार्डिन ने किया था। और इसको नाम किसने दिया था, नामकरण किसने? पुरकिंजे ने दिया था। अब देखिए प्रश्न क्या पूछा गया है। अब देखिए प्रश्न जो है सीधे उठा करके पूछ दिया गया है। खाली स्थान दिया गया है, ने कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव्य का नाम दिया था, यानी कि प्रोटोप्लाज्म किसने नाम दिया था? तो पुरकिंजे ने। यहाँ पर देखिए जेई पुरकिंजे दिया गया है, देख रहे हैं ना। चलिए मैं दिखा देता हूँ जीव द्रव्य का नाम किसने दिया था, अभी मैंने आपको दिखाया भी है। देखिए यही था ना कि डुजार्डिन ने जीव द्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म की खोज किया था, जबकि पुरकिंजे ने जो है देखिए कोशिका के अंदर पाए जाने में अर्ध तरल दानेदार सजीव पदार्थ को प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य नाम दिया था, पुरकिंजे ने। सीधे उठा करके पूछा गया है। अब देखिए यहाँ से पता चल गया कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। कोशिका में जो है आपका रॉबर्ट ब्राउन जो है उन्होंने केंद्रक की खोज किया था। अगर आप केंद्रक की खोज पूछा जाए तो आप आसानी से रॉबर्ट ब्राउन लगाइएगा। ठीक है ना। जीव द्रव्य की खोज जो डार्जिन ने किया था और पुरकिंजे ने इसका नामकरण किया था। उसके बाद देखिए 1838 में और 1839 में देखिए वैज्ञानिक ये स्लाइडन है और स्वान है। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन इन्होंने किया था स्लाइडन और स्वान ने, याद रखिएगा। उन्होंने कहा कि पादपों का शरीर सूक्ष्म कोशिकाओं से बना है और इन्होंने बताया कि जंतुओं का शरीर भी सूक्ष्म कोशिकाओं से बना है। मतलब जंतुओं का शरीर भी, पादपों के साथ साथ जंतुओं का भी सूक्ष्म कोशिकाओं से बना। कोशिका का सिद्धांत इन्हीं दोनों वैज्ञानिकों ने दिया था। चलिए उसके बाद देखिए विर्चो हैं। विर्चो ने बताया कि नई कोशिकाओं का निर्माण पहले से मौजूद कोशिकाओं से होता है। ठीक है ना। यानी कि आप कहेंगे तो कोशिका विभाजन की खोज विर्चो ने किया था। विर्चो ने कोशिका विभाजन का खोज किया था। ठीक है। देखिए मैक्स सुल्ज हैं, इन्होंने बताया कि कोशिका प्रोटोप्लाज्म का एक पिंड है जिसमें एक केंद्रक होता है और इस केंद्रक को प्रोटोप्लाज्म मत यानी कि प्रोटोप्लाज्म थ्योरी कहते हैं। चलिए उसके बाद देखिएगा कि यहाँ पर देखिए स्ट्रॉसबर्गर ने बताया कि केंद्रक पैतृक लक्षणों की वंशानुगति में भाग लेता है। कैमिलो गोल्जी का नाम इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने गोल्जी उपकरण यानी कि गोल्जी काय की खोज किया था। ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा यहाँ पर फ्लेमिंग जो है इन्होंने क्रोमेटिन का पता लगाया था। ठीक है। और कोशिका विभाजन के बारे में भी इन्होंने पता किया है। इतना इंपॉर्टेंट ही नहीं है, जो मैंने आपको ऊपर बताया है ना, ये आपको 3-4 जैसे कि रॉबर्ट ब्राउन, डुजार्डिन, पुरकिंजे, स्लाइडन और स्वान, याद रखिएगा। स्लाइडन और स्वान ने कोशिका थ्योरी दिया था, कोशिका सिद्धांत। गोल्जी का कैमिलो गोल्जी ने खोज किया था और ये जो गोल्जी उपकरण है इसको कोशिका का यातायात प्रबंधन कहा जाता है, यातायात प्रबंधन। ठीक है। चलिए ये वाला देखिए वाल्डेयर ने गुणसूत्र का नामकरण किया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गुणसूत्र का नामकरण किसने किया था? वाल्डेयर ने। ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि स्टिम्पर ने क्या किया था? पर्णहरित का नामकरण किया था। ठीक है। देखिए विजमैन ने सोमेटोप्लाज्म और यहाँ पर देखिए जर्म प्लाज्म, इसके बीच अंतर स्पष्ट किया था। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर है वाल्डेयर ने गुणसूत्र का खोज किया था। उसके बाद देखिए स्पिंसर ने जो है पर्णहरित का नामकरण किया था।
उसके बाद देखिए ये वाला, देखिए पैलेट राइबोसोम की खोज किया था, लाइसोसोम की खोज डी डवे ने किया था, और तारकव्य का खोज जो सेंट्रोजोम है इसका खोज टी बावेरी ने किया था। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए आगे पढ़ेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किसने किया था। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया की खोज जो है रिचर्ड अल्टमैन ने किया था, ठीक है ना, और बेंडा ने जो है माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किया था। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज रिचर्ड अल्टमैन ने किया था और नामकरण जो है ये बेंडा ने किया था। 14, 15, 16, 17, 18 काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक बार आप देखिए खुद से। ठीक है, चलिए आ गया कोशिका सिद्धांत। मैंने बताया था सेल थ्योरी दिया था किसने, तो स्लाइडन ने और स्वान ने। ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिए कोशिका झिल्ली की बात करते हैं। तो देखिए अब यहाँ से प्रश्न बनेगा, ठीक है ना, सेल मेम्ब्रेन। अब यहाँ पर देखिए कोशिका झिल्ली जो होती है ये लिपिड की और प्रोटीन की बनी होती है। सबसे पहला प्रश्न ये बनेगा, कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है, तो लिपिड की और प्रोटीन की। इसमें 2 परत प्रोटीन होता है और इनके बीच में एक परत लिपिड का रहता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे आप। देखिए प्रत्येक कोशिका सबसे बाहर चारों ओर एक बहुत पतली, मुलायम और लचीली झिल्ली होती है, जिसे कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है। ठीक है, चलिए तो ये आप जरूर याद रखिएगा, कोशिका झिल्ली लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। अब देखिए, अब कोशिका झिल्ली एक सीमित झिल्ली का कार्य करती है और यह कोशिका के एक निश्चित आकार बनाए रखने में मदद करती है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, कोशिका को एक निश्चित आकार बनाए रखने में मदद कोशिका झिल्ली करती है। ठीक है, साथ ही साथ यह कोशिका को यांत्रिक सहायता यानी कि यहाँ पर देखिए मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रदान करती है। यह विभिन्न प्रकार के अणुओं को बाहर निकलने और अंदर आने में नियंत्रित करती है। ठीक है, जंतु कोशिकाओं में यह सीलिया, फ्लैजेला, इन सब ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो मैंने अभी आपको बताया इसका कार्य क्या है, तो ये कार्य करती है, एक शेप देती है, निश्चित आकार देती है, यांत्रिक सहारा मैकेनिकल सपोर्ट देती है, विभिन्न प्रकार के अणु को बाहर निकलने और अंदर आने में नियंत्रण करती है। ठीक है, कोशिका झिल्ली था। अब ये कोशिका भित्ति आ गया है, जिसको कि सेल वॉल बोला जाता है। अब यहाँ पर देखिए कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। अभी ये कवक का नाम दे करके प्रश्न पूछा भी गया था कल ही वाले पेपर में कि किसका बना होता है, तो काइटिन का बना होता है। ठीक है ना, आपको मैंने अभी कराया भी है क्वेश्चन पेपर, आप जा करके देख सकते हैं। देखिए पादप कोशिका चारों ओर से एक मोटे और कड़े आवरण द्वारा घिरी होती है, इसी आवरण को कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका भित्ति जो है ये आपकी सेलुलोज की बनी होती है, पादप कोशिका की। ठीक है, देखिए उसके बाद देखिएगा पादप कोशिका के चारों ओर होती है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर देखिए आप, यह कोशिका झिल्ली की रक्षा करती है और कोशिका को सूखने से बचाती है। साथ ही साथ यह पादप कोशिका को सुरक्षा और यांत्रिक सहारा भी प्रदान करती है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, पादप की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए अब आ गया कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म क्या है, यह जीव द्रव्य है हिंदी में इसको, और प्रोटोप्लाज्म का वह भाग है जो कोशिका भित्ति और केंद्रक के बीच में होता है, इसी को कोशिका द्रव्य कहते हैं। ठीक है, इसमें अनेक अकार्बनिक पदार्थ जैसे कि खनिज, लवण और जल तथा कार्बनिक पदार्थ जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा होता है। ठीक है, जो निर्जीव पदार्थ है। और यहाँ पर देखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए यूकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिकांग झिल्लीयुक्त होते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्लीयुक्त नहीं होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कोशिका द्रव्य में निम्नलिखित कोशिकांग पाए जाते हैं जो विभिन्न प्रकार की उपापचयी क्रियाओं को दक्षतापूर्वक संपन्न करते हैं। ये देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ठीक है ना, अब देखिए जंतु एवं पादप कोशिकाओं में कोशिका द्रव में अत्यंत सूक्ष्म, शाखित, झिल्लीदार, अनियमित नलिकाओं का घना जाल होता है। ठीक है ना, सबसे पहले याद रखिएगा ये लाइकोप्रोटीन की बनी होती है। कौन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा ये लिपिड स्राव के लिए उत्तरदायी होता है। कौन, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, SER। चलिए उसके बाद देखिएगा ये जो खुरदुरी है, देखिए इसमें क्या है कि खुरदुरी को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, और इस प्रकार के अंतःप्रदबी जालिका के बाहरी झिल्ली के ऊपर छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, इनको राइबोसोम कहा जाता है। ये प्रोटीन संश्लेषण के लिए उत्तरदायी, ये लिपिड स्राव के लिए, ये प्रोटीन संश्लेषण के लिए।
ठीक है ना। और ये वाला मैंने आपको बता ही दिया कि ये आपके लाइकोप्रोटीन की बनी होती हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए अब आ गया आपका राइबोसोम। राइबोसोम को कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। इसकी खोज पैलर्ड ने किया था, ठीक है ना। प्रोटीन संश्लेषण में ये भाग लेता है और ये जो होता है संरचनाएं प्रोटीन और आरएनए की बनी होती है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए गोल्जी उपकरण, इसको यातायात प्रबंधन कहा जाता है कोशिका का, और इसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने किया था। बस इतना ही आप याद रखिए। लाइजोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है, ठीक है ना, इस चीज़ को, और इसकी खोज डी डबे ने किया था, ठीक है। इसमें ऐसे एंजाइम होते हैं जिनमें कि जीवद्रव्य को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है, इसीलिए इसको जो है इससे आत्महत्या की थैली कोशिका का कहा जाता है, ठीक है। चलिए और यहाँ पर देख सकते हैं यह जीवाणु और विषाणु से रक्षा भी करता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, ठीक है। इसकी खोज अल्टमैन ने किया था, और इसकी खोज तो अल्टमैन ने किया था, और नामकरण मैंने बताया था किसने किया था, बता दीजिए, आप कमेंट कर दीजिए। और देखिए इस कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है, पावर हाउस कहा जाता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिएगा, इस कोशिका को ऊर्जा गृह इसलिए कहते हैं कि 36 एटीपी अणु जो कि ग्लूकोज अणु के टूटने से बनते हैं, उनमें 34 एटीपी क्रेब्स चक्र के दौरान माइटोकॉन्ड्रिया में ही बनते हैं। कहाँ पर चंपन होता है ये? माइटोकॉन्ड्रिया में। चलिए उसके बाद देखिएगा लवक है, और यह केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, ठीक है ना, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। उसके बाद अवर्णी लवक है ल्यूकोप्लास्ट। यह पौधे के उन भागों और कोशिकाओं में पाया जाता है जो सूर्य के प्रकाश से वंचित रहते हैं। ये प्रश्न बन सकता है, जैसे कि जड़ और भूमिगत तना में, ठीक है। यह स्टार्च कणिकाओं एवं तेल बिंदु को बनाने एवं संग्रहित करने के लिए उत्तरदायी है। कौन स्टार्च कणिकाओं और तेल बिंदु बनाने के लिए और संग्रहित करने के लिए उत्तरदायी होता है? तो अवर्णी लवक ल्यूकोप्लास्ट। अंग्रेजी नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, कभी कभी अवर्णी न देकर के सीधे इस तरह से ल्यूकोप्लास्ट दे देगा, ठीक है ना, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब आ गया वर्णी लौक। वर्णी लौक क्या है? तो रंग बिरंगा जो होता है ना पौधे में, रंगीन लौक है जो प्राय लाल, पीले और नारंगी रंग के होते हैं। यह पौधे के रंगीन भाग, पुष्प, फल, भित्ति, बीज इन सब में पाया जाता है। हरित लौक की बात करते हैं तो हरित लौक जो है ये पौधे का हरित लौक बहुत ही महत्वपूर्ण कोशिकीय संरचना है। इसी में क्लोरोफिल की सहायता से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए इसके कारण इसको क्या कहते हैं? कोशिका का रसोई घर कहा जाता है, क्लियर। और हरित लौक में पर्णहरित के अलावा कैरोटीन, जेंथोफिल नामक वर्णक भी पाए जाते हैं, ठीक है। पत्तियों का रंग पीला होने के कारण उसमें कैरोटीन का निर्माण होना है। पर्णहरित में मैग्नीशियम धातु उपस्थित होता है। चलिए ये इंपॉर्टेंट है, वैक्यूल यानी कि रसधानी, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए रसधानी जो होती है ना, ये चारों ओर से एक अर्ध पारगर्म झिल्ली होती है, ठीक है, जिसको टोनोप्लास्ट कहा जाता है। और इसका मुख्य कार्य देखिए, यहाँ पर देखिए जंतु कोशिकाओं की रसधानियाँ छोटी होती हैं परंतु पादप कोशिकाओं की बड़ी होती हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है पादप कोशिका में ये टर्जिडी, ठीक है ना, टर्जिडिटी यानी कि स्फीति और कठोरता प्रदान करती है। ये मध्य निषेध में प्रश्न पूछा गया था बिहार पुलिस मध्य निषेध में, ठीक है ना, कि पादप कोशिका को सीधे कोशिका को पूछा गया था कि कोशिका को स्फीति और कठोरता कौन प्रदान करता है? तो ये वैक्यूल करता है यानी कि रसधानी करता है, ठीक है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। और कुछ एक कोशिकीय जीवों में विनिष्ट रसधानियाँ कुछ अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में भी सहायक होती है। फिर अब आ गया सेंट्रोजोम। इसकी खोज बावेरी ने किया था। सीधे ये प्रश्न बना था बिहार पुलिस के एग्जाम में कि सेंट्रोजोम का खोज किसने किया था? तो बावेरी ने किया था, ठीक है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। चलिए और देखिए यहाँ पर ये सेंट्रोजोम जो है तारकाय जंतु कोशिका के विभाजन में मदद करता है। यह कोशिका में सीलिया और फ्लैजिला के बनने में भाग लेता है। यह कोशिका के प्रचलन अंगक यानी कि लोकोमोटरी ऑर्गेनेली है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए उसके बाद देखिए अब आ गया पादप उत्तक। पादप उत्तक से प्रश्न बना था, मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए सबसे पहले देखिएगा कि देखिए उत्तक का अध्ययन जीव विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसको हिस्टोलॉजी कहा जाता है। कोशिका का अध्ययन क्या कहा जाता है बताइए? अभी मैंने आपको बताया था, बताइए कोशिका का अध्ययन क्या? अच्छा ये उत्तक का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा यहाँ पर देखिए उत्तक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम विचंट ने किया था, विचंट ने किया था यहाँ पर देखिए। चलिए
अब यहाँ पर देखिए पादप उत्तक के सबसे पहले हम प्रकार पढ़ेंगे। तो ये दो प्रकार के हैं, एक विभाज्योति उत्तक है यानी कि मेरिस्मेटिक टिश्यू है, और एक है परमानेंट टिश्यू। मेरिस्मेटिक टिश्यू अंगों की वृद्धि के लिए उत्तरदायी होते हैं। यहाँ पर देखिए विभाज्योति उत्तक, ठीक है। आ गया पहला। अस्थायी उत्तक को हम लोग बाद में करेंगे, अस्थायी उत्तक बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। देखिए जो विभाजित उत्तक है ये कोशिकाओं का समूह होता है जिसमें बार बार सूत्री बेजान यानी कि माइटोसिस डिवीजन होता है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर आप इसका देखिए कि 3 प्रकार का है, शीर्षस्थ, पार्श्वस्थ और अंतर्वेशी, यानी कि एपिकल, लैटरल और इंटरकैलरी, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिएगा ये जो आपका शीर्षस्थ विभाजित उत्तक है, यह उत्तक जड़ और तने के शीर्ष भाग में उपस्थित होता है और लंबाई में वृद्धि करता है, ठीक है। यह उत्तक प्राथमिक विभाजित उत्तक से बनता है और इससे कोशिका विभाजित और विभेदित होकर के अस्थायी उत्तक बनते हैं। इससे पौधे में प्राथमिक वृद्धि होती है, किससे? शीर्षस्थ विभाजित उत्तक, यानी कि अंग्रेजी में इसको क्या कहेंगे? एपिकल मेरिस्मेटिक, ठीक है ना। अच्छा, पार्श्वस्थ जो है यह उत्तक जड़ और तने के पार्श्व में, ये जड़ और तने के शीर्ष भाग में पाया जाता है, ये पार्श्व भाग में होता है। ध्यान से देखिएगा, ये शीर्ष भाग में होता है, ये पार्श्व भाग में होता है और द्वितीयक वृद्धि यानी कि सेकेंडरी ग्रोथ करता है। इसमें संवहन उत्तक बनते हैं जो भोजन संवहन का कार्य करते हैं। संवहन उत्तक के कारण तने की चौड़ाई वृद्धि होती है और संवहन उत्तक में अवस्थित कैम्बियम एवं वृक्ष की छाल के नीचे का कैम्बियम पार्श्वस्थ विभाजित उत्तक का उदाहरण है, ठीक है ना। तो ये आपके सेकेंडरी ग्रोथ का कार्य करता है और ये प्राइमरी ग्रोथ का कार्य करता है प्राथमिक विभाजित से, ठीक है। चलिए तीसरा है आपका कौन सा? अंतर्वेशी, ठीक है। यह उत्तक अस्थायी उत्तक के बीच बीच में पाया जाता है, अस्थायी उत्तक का, और यह पत्तियों के आधार में या टहनी के पर्व में इंटरनोड के दोनों ओर पाए जाते हैं और वृद्धि करके अस्थायी उत्तकों में ही परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब आ गया आपका अस्थायी उत्तक, परमानेंट टिश्यू। और परमानेंट टिश्यू भी जो होते हैं यहाँ पर देख सकते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है सरल उत्तक और एक होता है जटिल उत्तक, ठीक है ना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है दोनों। अब देखिए सरल उत्तक जो है, अस्थायी उत्तक जो है, यहाँ पर आप देखेंगे तो अस्थायी उत्तक जो है ये आपका यहाँ पर देखेंगे तो ये मृदुत्तक है, यानी कि पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। प्रश्न यहीं से न बना था, दिखाता हूँ अभी। देखिए यहाँ साफ साफ लिखा गया है कि कौन सा सरल अस्थायी उत्तक, सरल उत्तक और जटिल उत्तक मैंने बताया है। तो ये सरल उत्तक में आते हैं। सरल अस्थायी उत्तक पादप भागों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है, ठीक है ना। स्क्लेरेन्काइमा करता है ना, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए साफ स्पष्ट पूछा गया था कौन सा पादप सरल अस्थायी उत्तक, तो यहाँ देखिए ये आपका पेरेन्काइमा है, मृदु उत्तक। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखिए, पढ़िए, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। देखिए यह अत्यंत सरल प्रकार का अस्थायी उत्तक है और इस उत्तक की कोशिकाएं जीवित, गोलाकार, अंडाकार, बहुभुजी, अनियमित आकार की होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि इनमें से जीवित जो है उत्तक कोशिका किसमें होती है, यह उत्तक की कोशिकाएं जीवित होती हैं तो ये पेरेन्काइमा की, ठीक है। आगे मिलते जाएगा, हम लोग पढ़ते जाएंगे। देखिए इसकी कोशिका भित्ति पतली एवं सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है। अच्छा, इस प्रकार की कोशिकाओं के बीच अंतरकोशीय स्थान रहता है और कोशिका के मध्य एक बड़ी रसधानी रहती है। यह नए तने, जड़, पत्तियों के एपिडर्मिस और कॉर्टेक्स में पाया जाता है। पत्तियों के तने में, जड़ में और पत्तियों के एपिडर्मिस या कॉर्टेक्स में पाया जाता है। कुछ मृदुत्तक, इसको हिंदी में मृदुत्तक बोलते हैं, ठीक है ना, क्लोरोफिल में पाया जाता है जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी संपन्न होती है। और इन उत्तकों को हरित उत्तक यानी कि इसको क्लोरेन्काइमा कहा जाता है, ठीक है ना। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जलीय पौधों में तैरने के लिए जो गुहिकाएं होती है, कैविटीज रहती हैं, वो मृदुत्तक के बीच पाई जाती हैं, पेरेन्काइमा के बीच, ठीक है ना। इस प्रकार से मृदुत्तक को एरेन्काइमा भी कहा जाता है, वायु उत्तक भी कहा जाता है। तो जलीय पौधे से पूछेगा तो आपका पेरेन्काइमा, प्रकाश संश्लेषण में पूछेगा पेरेन्काइमा, ठीक है ना, याद रहेगा। चलिए थोड़ा सा यहाँ पर कार्य देख लीजिए इसका। यह एपिडर्मिस के रूप में पौधों का संरक्षण करता है, बिल्कुल। पौधे के हरे भागों में खास करके पत्तियों के भोजन निर्माण में पाया जाता है, मतलब कार्य करता है। यह उत्तक संचित क्षेत्र में भोजन संचय करता है। यह उत्सर्जित पदार्थ जैसे कि गोंद, रेजिन, टेनिन आदि को भी संचित करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यह उत्तक भोजन के पार्श्व चालन में सहायक होता है और इसमें पाए जाने वाले अंतरकोशीय स्थान गैसीय विनिमय में सहायक होता है। ये वाला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अब आ गया आपका कोलेनकाइमा यानी कि स्थूल उत्तक, ठीक है ना। देखिए कोलेनकाइमा है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए इस उत्तक की
कोशिकाएं क्या होती हैं, केंद्रक युक्त, लंबी, अंडाकार, बहुभुजी, जीवित भी होती है, इसकी भी जीवित होती है, और रसधानी युक्त होती है। इसमें हरितलौक होता है और भित्ति किनारों पर सेलुलोज होने से स्थूलन होता है। और देखिए यह विशेष करके तने के एपिडर्मिस के नीचे पर्णवृत्त, पर्णवृंत और पुष्प वाली वृंत पर पाया जाता है। ठीक है ना, जड़ों में नहीं पाया जाता है यह। इसका फंक्शन देखिएगा तो यह पौधों को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। कौन? कोलेनकाइमा। ठीक है, जो कि जीवित है। और स्क्लेरेनकाइमा भी पाया जाता है, लेकिन ये मृत कोशिका होती है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है ना, इसमें हरितलौक पाया जाता है और ये भोजन का निर्माण भी करता है। अब दृढ़ ऊतक की बात करते हैं तो दृढ़ ऊतक में आपने बताया था अभी मैंने कि स्क्लेरेनकाइमा ये भी जो है यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। ठीक है ना, लेकिन ये मृत कोशिकाएं होती हैं, इसमें जीव द्रव्य नहीं होता है। ठीक है ना, और इसकी भित्ति लिग्निन के जमाव के कारण मोटी होती हैं। चलिए अब यहाँ पर देखिएगा, प्रश्न यही बना था ना कि कोई आंतरिक स्थान नहीं रहता है और कार्टेक्स यहाँ पर देखिए पेरिसाइकिल संवहन बंडल में पाया जाता है। दृढ़ ऊतक जो होता है पौधे के तना, पत्तियों के सिरा, फलों और बीजों के बीजावरण और नालियर के बाहरी छिलके पर। प्रश्न क्या बना था देख लीजिए। 7 अगस्त का क्वेश्चन पूछा गया है कि नारियल का ऊपरी भाग यानी कि छिलका किस प्रकार के ऊतक से बना था। तो मैंने बताया था आपको दृढ़ ऊतक यानी कि स्क्लेरेनकाइमा। देखिए यही प्रश्न सेम पूछ लिया गया है, पूछा गया है ना। यहाँ पर देख लीजिएगा, नारियल के बाहरी रेशेदार छिलके में पाया जाता है कौन? तो दृढ़ ऊतक स्क्लेरेनकाइमा। और ये मृत होता है ये कोशिकाएं, और ये भी यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। ठीक है ना, याद रखिएगा, यह पौधों की यांत्रिक सहायता प्रदान करता है और यह पौधे के आंतरिक भागों की रक्षा करता है। पौधे के बाह्य परतों में यह रक्षात्मक ऊतक के रूप में कार्य करता है। यह पौधों को सामर्थ्य, दृढ़ता और लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी भी यही प्रदान करता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये तो आप जान ही गए। ठीक है ना, ये पॉइंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये वाला यहीं से प्रश्न बनेगा। चलिए अब आ गया जटिल ऊतक। ये अस्थायी ऊतक था और ये जटिल ऊतक आ गया। सरल ऊतक था मतलब अभी हमने किया, और ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू आ गया जटिल ऊतक। अब देखिए इसमें क्या आता है, तो जाइलम और फ्लोएम आता है जटिल ऊतक में। ठीक है, अब यहाँ से प्रश्न क्या बनेगा, देखिए जाइलम और फ्लोएम मिलकर के संवहन बंडल का निर्माण करते हैं और इन दोनों को संवहन ऊतक कहा जाता है। जाइलम यह पौधे के जड़, तना और पत्तियों में पाया जाता है और इसे चालन ऊतक यानी कि कंडक्टिंग टिश्यू भी कहते हैं। यह 4 प्रकार के तत्वों से बना होता है। ये तत्व इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन में दे देगा ना, 3 उसमें का दे देगा और एक इसमें का दे देगा। बोझेगा कि जाइलम ऊतक का कौन सा इसमें से जो तत्व है। तो देखिए ट्रैकिड्स है, अंग्रेजी में याद रखिएगा, ट्रैकिड्स है, वेसल्स है, जाइलम फाइबर है और जाइलम पैरेन्काइमा है। ये जाइलम का भाग है, जल के संवहन में सहायक होता है जाइलम। ठीक है, देखिए वाहिनिकाएँ, वाहिकाएँ अंग्रेजी में ट्रैकिड्स, वेसल। ठीक है ना, उसके बाद देखिए जाइलम फाइबर और जाइलम पैरेन्काइमा। तो ये जाइलम मिलेगा आपको लिखा हुआ, तो इसमें तो आपको कोई कन्फ्यूज़न ही नहीं होगा। लेकिन वेसल और ट्रैकिड याद रखिएगा किसका भाग है, तो ये जाइलम का भाग है। ठीक है, चलिए और अब आ गया आपका फ्लोएम में। फ्लोएम भोजन के संवहन के लिए सहायक होता है। ठीक है ना, और यहाँ पर देख लीजिए जड़, तना और पत्तियों में पाया जाता है और ये भोज्य पदार्थ की विभिन्न भागों तक पहुँचाता है। यह एक संचयक ऊतक है जो पौधे के यांत्रिक संचयन प्रदान करता है। ठीक है, ये भी 4 तत्वों से बना हुआ था। ये आखिरी वाला 2 आपको याद नहीं, क्योंकि इसमें भी फ्लोएम फाइबर है। ये जाइलम फाइबर था, इसमें फ्लोएम फाइबर है, इसमें जाइलम पैरेन्काइमा है, मतलब इसमें फ्लोएम पैरेन्काइमा है, इसमें जाइलम पैरेन्काइमा था। तो ये दोनों में दिया रहेगा। अब इसमें याद रखना है सीयू ट्यूब और कैम्पेनियन सेल। अगर आपसे पूछेगा सीयू ट्यूब किसका भाग है, तो फ्लोएम का। कैम्पेनियन सेल किसका भाग है, फ्लोएम का। फ्लोएम फाइबर पूछेगा तो ऑलरेडी इसमें फ्लोएम लगा हुआ है, तो आप फ्लोएम लगा दीजिएगा। इसी प्रकार से इसमें पूछेगा ट्रैकिड्स किसका भाग है, जाइलम का। वेसल्स किसका भाग है, जाइलम का। ठीक है ना। अच्छा, अब थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए एक आपका है ब्रायोफाइटा। ठीक है ना, ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा क्या है, तो यहाँ पर देखिए ब्रायोफाइटा जो है, ब्रायोफाइटा के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। ब्रायोफाइटा जो होता है ना, इसके बारे में जान लीजिए। देखिए पादप जगत का इससे उभयचर कहा जाता है। ठीक है ना, इससे पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। अगर प्रश्न पूछा जाए कि पादप जगत को उभयचर किसको कहा जाता है, तो ब्रायोफाइटा का। और ब्रायोफाइटा में संवहन ऊतक नहीं पाया जाता है। ब्रायोफाइटा में संवहन ऊतक नहीं पाया जाता है। ठीक है ना, नहीं पाया जाता है, नहीं होता है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। ठीक है ना, ब्रायोफाइटा याद हो गया। अच्छा, ब्रायोफाइटा के बाद एक आता है आपका ट्रैकियोफाइटा। क्या आता है,
ट्राइकियोफाइटा, एक मिनट रुक जाइए, ट्राइकियोफाइटा, ये हटा दीजिए, कुछ नहीं, ये ट्राइकियोफाइटा, ठीक है। अब देखिए ट्राइकियोफाइटा के अंतर्गत ही क्या आता है, तो ट्राइकियोफाइटा के अंतर्गत ही आता है आपका टेरिडोफाइटा। ये आता है, 3 प्रकार के हैं, टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। अभी पूछा गया था ना जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के बारे में प्रश्न, ठीक है ना। देखिए अब यहाँ पर देखिए ये आपका जो टेरिडोफाइटा है ना, इसमें संवहन ऊतक पाया जाता है, जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है इसमें, ठीक है ना। संवहन ऊतक जाइलम फ्लोएम है, इसमें पाया जाता है। ब्रायोफाइटा में मैंने बताया नहीं पाया जाता है। अच्छा, ये आपका जिम्नोस्पर्म देख रहे हैं, जिम्नोस्पर्म, इसको हम लोग बोलते हैं अनावृत बीजी, ठीक है ना, अनावृत बीजी। और एंजियोस्पर्म को हम लोग बोलते हैं आवृत बीजी, मतलब जिसके बीज ढके होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं क्या, आवृत बीजी, और जिसके नहीं ढके उसको अनावृत बीजी बोलते हैं। ये प्रश्न अभी पूछा गया था आपके एग्जाम में, ठीक है। चलिए इतना बेसिक जानकारी रखिएगा। चलिए तो ये आपका हो गया ना, CO2 किसका भाग है पूछा जाएगा, तो आपको फ्लोएम का, कैम्पेनियन सेल किसका भाग है, फ्लोएम का, ये सब याद रखिएगा आप, ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए तो ये पूरा जो है आपको मैंने जहाँ से प्रश्न बन रहा है वो मैंने आपको कवर करा दिया है। सेशन पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स, और इसको प्लीज़ शेयर करिएगा, कहिएगा तो साइंस का एक और सेक्शन में लेकर के आऊँगा।